हेलो एवरीवन, ये वीडियो है हमारा चैप्टर 20 एसेंशियल सोशलॉजी बुक का, ठीक है, जो है नितिन सागवान सर का। तो इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर चैप्टर 20 में क्या लिखा है, ठीक है, और सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है पूरा का पूरा सोशलॉजी जो है कंप्लीट करने वाले हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट सोशलॉजी के ऊपर बना है। अभी इंडियन सोशलॉजी चल रहा है, इसके बाद जो है जो वर्ल्ड में जो सोशलॉजी है, जो एसेंशियल सोशलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर देखा जाए तो बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, आपको देखना है तो आप देख सकते हो। रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया में हम लोग क्या जानने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में इंट्रो देखेंगे, प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, उससे फ़ायदा क्या हुआ, कंक्लूजन, कोऑपरेटिव्स क्या है, हिस्ट्री क्या था, लिमिटेशंस क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स क्या था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन सोशल चेंजेस क्या आया, ये देखेंगे हम लोग। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन में, चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सब जानने का कोशिश करेंगे। और प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर इंक्लूडिंग बॉन्डेज एंड माइग्रेशन, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, ये सब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर सब जानने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारा का सारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर 20 आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। और अगर आप देखा जाए तो जीएस पेपर 1 जो आता है यूपीएससी में, उसमें पूछता है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप इससे पढ़कर इंडियन सोसाइटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे। और इंडियन सोसाइटी से जीएस पेपर 1 में 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि रूरल और एग्रेरियन, ठीक है, यानी कि गांव में और जो गांव में जो खेती होती है उन सब में क्या चेंजेस आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडिया में, ठीक है। इंट्रो में देखा जाए तो रूरल इकोनॉमी जो है अभी भी जो है क्या है, एक्लेस हील है, मतलब कि वीकनेस है या फिर वनरेबल पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी का। मेनी रूरल फोकस कर रहे हैं, मेनी रूरल फोकस प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे कि स्टैंडर्ड लाइफ को इन्हांस करना, ठीक है, अच्छा करना, एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी अच्छा करना, रूरल पॉवर्टी हटाना, ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे हेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ये सब लाने का कोशिश किया गया है। मेजर टारगेट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर दिया जाए, ठीक है। पीपल को जो है प्लानिंग और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया जाए ताकि डिसीजन मेकिंग और अच्छा हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ ही साथ क्या प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर का है वो बढ़ाया जाए, पॉवर्टी जो है उसको रिड्यूस किया जाए। उसके बाद क्या है, जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और रिफॉर्म किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को, नया नया इनोवेशन लाया जाए एग्रीकल्चर में, ठीक है। और जो ओवर क्राउडेड एग्रेरियन सेक्टर है उसको थोड़ा कम किया जाए। फिर ओवरकम किया जाए सोशल बैरियर्स जैसे कि कास्ट, क्लास, जेंडर जो रूरल एरिया में आपको ज़्यादा मिलते हैं उसको कम किया जाए। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इंट्रो में आप क्या लिखोगे, टॉप मोस्ट एजेंडा है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है। ये इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए। तो प्रोग्राम लाना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे पता चल गया हमको, है ना। उसके बाद वाई डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरिया, क्यों डेवलपमेंट प्रोग्राम में रूरल एरिया में ही है, ठीक है, क्यों नहीं हम अर्बन एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उसका यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले तो रूरल अर्बन इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है जिसको हमें कम करना है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन चेक करना है, रूरल एरिया से लोग जो है अर्बन एरिया में चले जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो वो हम लोग को थोड़ा कम करना है क्योंकि अर्बन एरिया में ना बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है रूरल एरिया के लोग को अच्छा करना है। उसके बाद फिर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना है, ठीक है, रूरल एरिया में। फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है रूरल यहाँ पे लिख दिया है, RUL होगा, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है, तो वहाँ पे फोकस करना ज़रूरी भी बनता है। फूड सिक्योरिटी लाना है वहाँ पे और उन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया स्टिल अभी ज़्यादातर जो है इंडिया के लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। बिल्ड करना है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि हेल्थ हो गया, स्कूल्स हो गया, ठीक है, ये सब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। बर्डन फ्रॉम सिटीज़ को कम करना है, ठीक है।
इम्प्रूव करना है रूरल इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो रूरल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है उसको हम लोग को अच्छा करना है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है रूरल एरिया में वो कम करना है। प्रमोट करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रूरल एरिया के लोग जो है पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद वहाँ के वुमेन को, डिप्रेस क्लास को एम्पावर करना है, ठीक है। इक्वल जस्टिस देना है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देना है रूरल एरिया के लोग को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा ये हो गया क्यों लाया जा रहा है रूरल एरिया में ही, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। आखिर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लाया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया 1950s में ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, विथ रूरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है आया, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। रूरल प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगा, और अगर रूरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इससे इंक्रीज होगा, हमारा रूरल इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट, जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट आया ना, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, अमूल को। आप देख रहे हो आज कितना ऊंचाई पे है, तो वो तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव जो हम लोग चला रहे थे, तो उससे क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ है। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो आप जानते ही होंगे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते ही होंगे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट आया, एक स्कीम ये भी है। फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी बहुत सारा आया है, जैसे कि नेशनल लिटरेसी मिशन लाया गया, स्वच्छ भारत मिशन लाया गया, ड्राउट प्रोन एरिया में प्रोग्राम लाया गया जैसे कि डीपैप, और फिर जो है उसके बाद इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, एमएसपी पता ही होगा, मनरेगा। तो ये सब लाया गया ताकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे आते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंट्रो में आप क्या लिखोगे, ये 1952 में लॉन्च हुआ था। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम क्या था, एम था कि ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए रूरल एरिया का। प्रोग्राम जो है लाया गया, प्रोग्राम्स आउट इंटरवेंशन इन, प्रोग्राम जो इंटरवेंशन कर रहा था क्या, कहाँ, तो एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है, इरिगेशन और कॉर्पोरेशन में, पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल एजुकेशन, मतलब हर तरीके की चीज़ में जो रूरल एरिया कनेक्टेड है उन सब पे जो फोकस किया जा रहा था, ठीक है। एससी दुबे ने जो है कहा है कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। तो आप लोग जो है ना, जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो इसको ना डायरेक्ट अगर याद हो सकता है तो लिखने का कोशिश करो। तो लेकिन हालांकि क्या रहते हैं ऐसे डूबे कि बेसिक एम जो है प्रोग्राम का था क्या, कि सब्सटेंशियल इंक्रीज हो इन कंट्री, टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कंट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब बेसिक एम क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या एम था कि कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, ठीक है। एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी बढ़े रूरल एरिया में, ठीक है। रूरल एरिया को जो हम लोग छोड़ दिए तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बढ़े हम लोग का, वहाँ का हेल्थ अच्छा हो, हाइजीन अच्छा हो, और इन विलेज एजुकेशन, ठीक है, विलेज एजुकेशन भी अच्छा हो। ये हम लोग का फोकस था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से। और इनिशिएट किया जा सके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट किया जा सके क्या, तो डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड कल्चरल चेंज जो एम करता है ट्रांसफॉर्म करेगा सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द विलेज को। तो ये एस.सी. दुबे ने कहा था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका, तो बुक में तो मतलब पॉइंट में दिया हुआ है, वही देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। तो देखो इसका एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इस्टेब्लिश करना है सब्सिडरी या कॉटन इंडस्ट्री को, प्रमोट करना है सेल्फ हेल्प या सेल्फ रिलायंस को, एक्सटेंड करना है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, लोग साथ मिलके काम करें, लोकल लीडरशिप को वहाँ पे बढ़ावा देना है, ठीक है, कम्युनिटी एसेट्स जो है वहाँ पे खड़ा करना है, इम्प्रूव करना है हेल्थ केयर को वहाँ पे, और एजुकेशन को तो करना ही है। तो मोटा मोटी जो पीछे हम लोग जो है बेनिफिट पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। उसके बाद फिर देखा जाए तो सक्सेस क्या क्या हुआ है, तो प्रोग्राम इन माइनर इरिगेशन जो सक्सेस हुआ, एजुकेशन में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए तो वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। हम लोग कुछ एसेट्स बना लिए हैं इससे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से। और क्या हुआ है कि हम लोग एम किए हैं कि एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री साइड, जो हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर एम कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इतना सारा सक्सेस हो चुका है। फेलियर कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट हो गया है, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
प्रोग्राम से फेलियर क्या क्या हुआ है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट हो गया है, कुछ लोगों को मिला है, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं मिला। जो इन्फ्लुएंसर लोग थे उन लोग को जो है बेनिफिट मिला कि वो लोग क्रेडिट फैसिलिटी लिए, ठीक है, वो लोग क्या लिए, सब्सिडीज़ फैसिलिटी लिए, ठीक है। तो कुछ ही लोग जो है इसको हाईजैक करके रख लिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक्सेसिव गवर्नमेंट होल्ड था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के हाथ में रह गया। तो यहाँ पे पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो लेटर बलवंत राय मेहता इसी पे कमेंट करते हैं कि आप जो है रिकमेंड करते हैं कि आप जो है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाओ, क्योंकि पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है। तभी जाके डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और पंचायत बना, ठीक है। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट होल्ड था बेसिकली, ठीक है, ये भी एक फेलियर था, ठीक है। और टाइलर क्या आर्ग्यू करते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मशीनरी फेल हो गया, इस वजह से फेल हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ही अच्छे से नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर पाई। फिर AR देसाई जी इस पे क्या कहते हैं कि प्रोग्राम के पास जो है एजम्पशन था कि विलेज का ना कॉमन इंटरेस्ट है, अनकॉमन कंसेंसस है, बट ये इग्नोर कर देता है कि द प्रोग्राम इग्नोर कर रहा है कि इरिकॉन्सिबल डिफरेंस है जो विलेज कम्युनिटी के अंदर भी है। मतलब ये प्रोग्राम आया, सोचा कि विलेज में सारे लोग एक जैसे हैं, सबका सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, सबका सेम इंटरेस्ट है, लेकिन विलेज के अंदर भी जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है, इस पे फोकस करना ये प्रोग्राम भूल गया। ये किसने कहा? AR देसाई जी ने कहा। SC दुबे ने क्या किया कि प्रोग्राम जो है वॉज फ्रॉम टॉप टू डाउन था, टॉप टू डाउन था। तो इनका कहना था कि डाउन टू टॉप होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम टॉप टू डाउन था, इनका कहना है SC दुबे का। और ऑस्कर लिविस क्या कहते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट था रिगार्डिंग पावर ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल और लैक ऑफ सोशल सर्विस मेंटलिटी था ऑफिसर लोग के दिमाग में। प्रोग्राम जो है लैक करता था प्लेयर डिफाइंड प्रायोरिटीज, मिनी एडोकिज्म भी बहुत ज़्यादा था। डिवाइड एंड रूलर सोसाइटी था, डिवाइडेड एंड रूलर सोसाइटी था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, बेनिफिट उतना नहीं मिल पाया, ठीक है। पॉपुलर रिस्पांस इसको नहीं मिल पाया, लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आया क्या आया नहीं है। और अनक्वालिफाइड पर्सोनल जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आए थे, जो पर्सोनल थे, ठीक है, ऑफिसर पर्सनल थे, मतलब कि तो वो लोग उतना क्वालिफाइड नहीं थे, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये शॉर्ट कमिंग से अवेयर थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो आपको अभी के टाइम में मिलता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद वन पॉजिटिव आउटकम इंस्टीट्यूशन का क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वो तो पता ही चल गया, इन्होंने ही ना बताया, तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना। नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव्स में क्या है, इसका इंट्रो में देखो क्या लिखा है कि ये होता क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आप जानते होंगे। तो ये वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, एक इसको बनाते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है और सिमिलर एक्टिविटी होता है, ताकि जो है ना वो अपने रिसोर्स को जो है कलेक्ट कर सके, ठीक है, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव गेन्स के लिए। तो इसलिए कोऑपरेटिव्स बनता है, ठीक है। और ये ना इंडिपेंडेंस से पहले ही आ चुका था। लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू एंड सोशलिस्ट जो है वो व्यू करते थे कि जो है ना ये कोऑपरेटिव जो है रूरल डेवलपमेंट में रूरल होगा यहाँ पे, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में जो ये लोग अच्छा काम करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना एक तरीके से अच्छा काम करेगा, तो इसलिए ये बना, ठीक है। हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले हम लोग देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्ट्री क्या था। तो सबसे पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर हुआ था 1905 में बॉम्बे में। फिर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1919 इनैक्ट हुआ, ठीक है। उससे क्या हुआ कि कोऑपरेटिव जो है एक स्टेट सब्जेक्ट बन गया। 3 सब्जेक्ट में बटा हुआ है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें स्टेट सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर JC कुमारप्पा जो है क्या कहते हैं कि एक एग्रीरियन कमेटी जो है JC कुमारप्पा जो है लीड किए थे, उसमें पता चलता है 1940 रिकमेंड किए थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग लाया जाए। कोऑपरेटिव प्लानिंग कमीशन जो है 1946 में बना, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है कॉल किया कि फार्मर को जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसमें क्या किया गया कि फार्मर्स को जो है ना क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वैकुंठ मेहता कमेटी जो है इन्होंने क्या कहा है, इसमें क्या कहा गया है कि एम्फेसिस क्या है कि सर्विस एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट। तो इसमें कहा जाता है कि सजेस्ट किया गया है कि एम्फेसिस देना चाहिए किसके ऊपर, सर्विस और कंज्यूमर कोऑपरेटिव से, ठीक है। और इससे और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए रूरल क्रेडिट को, ठीक है, जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है पहले से, ठीक है,
उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और साथ ही साथ इन पे से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इस पे सर्विस और कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ये दोनों जो कोऑपरेटिव है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का एम क्या है। बुक में लिखा होगा, आपको 4 पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका एम क्या है? तो इसका पहला एम तो है कि एग्रीकल्चर में जो है ना इनपुट और क्रेडिट दिया जाए फार्मर्स को। इनपुट जैसे कि क्या, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया है ना, पेस्टिसाइड्स, ये वो वीडिसाइड्स, तो ये सब जो इनपुट्स है जो फार्मिंग में ज़रूरत पड़ता है वो इनपुट दिया जाए फार्मर्स को। दूसरा है कि एडुकेट रिटर्न मिले फार्मर को फॉर देयर प्रोड्यूस, जितना फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो है रिटर्न मिले अच्छे से, ठीक है, ये होता है। उसके बाद तीसरा क्या है कि एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो है विलेजर्स को मिले एट रीजनेबल रेट, ठीक है। अब फार्मर्स अच्छे से जो है प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्टिविटी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो क्या होगा, विलेजर्स को भी जो है जो भी सामान होगा वो सस्ते दाम पे या रीजनेबल रेट पे मिलेगा, है ना। अगर मान लो, आप खुद जानोगे कि अगर मान लो जो है कोई प्रोडक्शन कट शॉर्ट हो जाता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई आप लोग पढ़े हो इकोनॉमिक्स में, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। तो इसमें भी हेल्प करता है कि रीजनेबल रेट पे कम्युनिटीज़ मिल जाए, स्पेशली विलेजर्स को मिल जाए। उसके बाद क्या है कि हारमोनियस रिलेशन हो, ठीक है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग रूरल पीपल, ठीक है। कोऑपरेटिव रहेगा तो होगा ना कि रूरल पीपल एक साथ मिलके अच्छे से रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा। फिर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अभी देखा जाए तो क्रेडिट सोसाइटी हो गया, ये भी कोऑपरेटिव है। फिर सर्विस सोसाइटी है, प्रोड्यूसर सोसाइटी है, लेबर सोसाइटी है। फिर ये इतने तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलता है। डेयरी कोऑपरेटिव तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, ठीक है, जिसको हम लोग वाइट रेवोल्यूशन भी जानते हैं। इसमें आप अमूल का नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो ये इतना अच्छा काम किया है डेयरी कोऑपरेटिव कि आज आप देखोगे तो इंडिया जो है कितने अच्छे पोजीशन में है अगर देखा जाएगा मिल्क में, तो ठीक है। उसके बाद पी आर सॉरी पी.आर. दुबासी, इनका क्या कहना है, ये कंसिडर करते हैं कि कोऑपरेटिव जो है एक इंस्टीट्यूट नहीं है बट एक मूवमेंट है, ठीक है। एक कोऑपरेटिव क्या नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बट एक मूवमेंट है। बिकॉज नीड ऑफ पीजेंट क्लास जो है ना, यहाँ पे क्लासेस हो गया, यहाँ पे होगा पीजेंट क्लासेस, ठीक है। तो नीड ऑफ पीजेंट क्लास जो है चेंज होते रहता है ना, टाइम टू टाइम कुछ भी होगा तो वो चेंज होगा, ये कोई स्टैटिक नहीं रहता है। तो जो नीड ऑफ पीजेंट है वो भी चेंज होता है, ठीक है। क्लास कीप ऑन चेंजिंग एंड सो मूवमेंट ऑल्सो इवॉल्व, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होगा, पीजेंट क्लास होगा, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए.आर. देसाई क्या कहते हैं कि कोऑपरेटिव्स कैन हेल्प कर सकता है टू ओवरकम डिबेकल ऑफ एग्रेरियन सोशल ऑर्डर सच एज कॉलोनियल रूल। तो कोऑपरेटिव जो है ना, जो हम लोग को क्या हेल्प कर सकता है कि ओवरकम कर सके जो एग्रेरियन सोशल ऑर्डर जो है कॉलोनियल रूल बना के चले गए हैं, ठीक है, गलत ऑर्डर, तो उसको ठीक कर सकें, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर को चेंज कर सकता है, सोशल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है बाय लैंड रिफॉर्म। बी.एस. भविष्कार क्या कहते हैं कि पावर is one of the conflict is one of the factor for the growth, ठीक है, one of the factor that have made growth of cooperative। मतलब जो पावर है ना, पावर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा है ना कि कोऑपरेटिव का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये किसका कहना है, बी.एस. भविष्कार का कहना है, ठीक है। और कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स जो है इमर्ज हो गया अभी के टाइम में देखा जाए, ठीक है। और कोऑपरेटिव जो है ना, साथ ही साथ डैनियल टर्नर क्या कहना है, डैनियल टर्नर के बारे में अब जानेंगे हम लोग। तो उनका कहना है कि कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव्स होगा यहाँ पे, कोऑपरेटिव जो है हाईजैक हो गया है बाय रिचर यहाँ पे रिचार्ड सेक्शन लिख दिया है। रिचर जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग, वो लोग ना कोऑपरेटिव जो है को जो है ना ये हाईजैक कर लिए हैं, ठीक है। ये जो है किसका कहना है, डैनियल टर्नर का कहना है कि, और फिर ये फाउंड हुआ है कि दे फाउंड और फिर ये क्या फाउंड किए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इकोनॉमिक्स ऑफ विलेज कोऑपरेटिव डोमिनेटेड बाय गुजरात फैमिलीज। तो मतलब जैसे रिचर सेक्शन जो डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आगे बताया गया है कि जो है गुजरात का जो फैमिली है, गुजराती फैमिली लोग, वो लोग जो है ना ज़्यादातर डोमिनेट कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स को। इतना लंबा मत याद रखो, बस देखो डोमिनेटेड बाय गुजराती फैमिली, ठीक है, मोस्टली देखा जाता है तो। और हाईजैक बाय रिचर सेक्शन है, ठीक है, सब बुक में लिखा है अकॉर्डिंग टू चतुर्वेदी। ये सब मैं सही करके जो है ना डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स को, आपको देखना हो तो देख लेना।
अब नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू चतुर्वेदी इनका क्या कहना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्रीज होता है इन नंबर्स बट ओनली पार्शियल सक्सेस है। ठीक है, तो इंक्रीज तो हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्शियल सक्सेस हुआ है। लैंडलेस जो है वो ना अभी भी देखा जाए तो वो बढ़ गया है लैंडलेस। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना बेनिफिट नहीं मिला है। तो ये किसका कहना है, चतुर्वेदी का कहना है। चतुर्वेदी का क्या कहना है कि कोऑपरेटिव तो बढ़ गया लेकिन जो है इसका सिर्फ पार्शियल सक्सेस हुआ है। ठीक है, इसका उतना कुछ खास सक्सेस नहीं हुआ है। और साथ ही साथ लैंडलेस और पुअर पीपल, ठीक है, यहाँ पे होगा पुअर पीपल, लैंडलेस और पुअर पीपल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेशंस क्या क्या है कोऑपरेटिव्स का। बुक में नहीं दिया था तो मैंने अलग से निकाला है कि देखो ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन है कोऑपरेटिव्स के ऊपर, फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं कोई कर रहा है उसका, फिर नन पेमेंट ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुअर पार्टिसिपेशन है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है कोऑपरेटिव्स में, इलाइट जो है कैप्चर कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ना गुजरात वाला एग्जाम्पल दिया था बुक में लिखा है। फिर क्या है, पुअर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन लोग को, गवर्नमेंट लॉ जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस तो देखने को मिलता ही है, जैसे कि कोऑपरेटिव हाईली लिमिटेड है हाईली लिमिटेड इन नॉर्थ ईस्ट बिहार यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, ये हेल्प नहीं किया है, डिड नॉट हेल्प वेयर गवर्नमेंट इक्विटी वॉज मोर बट डेवलप्ड वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल मिनिमल। जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमल था वहाँ पे ये अच्छे से डेवलप किया है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट का जो ये था होल्ड ज़्यादा था, ठीक है, वहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, एग्जांपल गुजरात एंड महाराष्ट्र देखने को मिलता है। तो इसमें यहाँ पे जो इक्विटी है ना इसको आप हटाओ, यहाँ पे कहना चाह रहा है बुक में कि जो है यहाँ पे डेवलप नहीं किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट का होल्ड वाज मोर, इक्विटी को हटाओ, यहाँ पे को होल्ड जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे नहीं हुआ है, और क्या हुआ वहाँ पे हुआ है जहाँ पे जो है होल्ड कम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेटा बुक में दिया हुआ है, डेटा दिया है 97 अमेंडमेंट में जो है आर्टिकल 43B आया हमारा जो DPSP में पहले था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हम लोग का जो कोऑपरेटिव है वो उसको हम लोग आर्टिकल में डाल दिए DPSP से हटा के। उसके बाद क्या हुआ कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 पास हुआ ताकि रेड टैपिज्म कोऑपरेटिव में कम हो। फिर 2022 का जो है वहाँ पे हमको डेटा पता चलता है कि 100% विलेजेस के पास जो है 8.5 लाख कोऑपरेटिव है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि RBI की रिपोर्ट बताता है कि शेयर ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर जो है उसमें पता चलता है कि क्रेडिट डिसबर्समेंट है 15% इन 2017। ठीक है, क्रेडिट डिसबर्समेंट हम लोग को देखने को मिलता है, ये हमारा क्या बता रहा है RBI रिपोर्ट। तो इतना कुछ जो है डेटा में लिखा हुआ है, आप डेटा भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे कुछ बुक में ऐसा लिखा नहीं है कि किस थिंकर्स ने क्या कहा, लेकिन जो लिखा है मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। ठीक है, इसमें इंट्रो में आप क्या लिखोगे, पॉवर्टी क्या होता है सबको पता होगा। ठीक है, 55% क्या है यहाँ पे, तो पॉवर्टी जो है अराउंड 55% था कब, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड 37% जो है 2005 में था एज पर तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अमर्त्य सेन क्या कहते हैं यहाँ बुक में लिखा हुआ है, तो क्या कहते हैं, तो लैक ऑफ व्हाट वन नीड, मतलब ये पॉवर्टी के बारे में क्या कहते हैं, तो इनका कहना है कि लैक ऑफ व्हाट वन नीड टू लिव इन आवर सोसाइटी नॉट ओनली टू सर्वाइव बट ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इन सबको क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अगर आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा एग्जाम में। और ये टर्म क्या है, पॉवर्टी को नॉट ओनली ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ कैपेबिलिटीज़, ये नहीं था कि पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस आपका क्या है, आप खा रहे हो पी रहे हो, अच्छा खर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये नहीं होता है, आपका जो कैपेबिलिटीज़ क्या है उस पर भी बेस्ड है, ऐसा किसने कहा, अमर्त्य सेन ने कहा। गवर्नमेंट अप्रोच क्या है कि वो पॉवर्टी को फाइट करे, क्या पहले तो फेज़ 1 में उन्होंने क्या किया कि टिकल डाउन अप्रोच को यूज़ किया। ठीक है, उसमें क्या किया, ओवरऑल डेवलपमेंट किया। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया ताकि जो है ना ओवरऑल सब कुछ जो है सही हो जाए। ठीक है, स्लोली परकुलेट करेगा ये टू द पुअर अल्टीमेटली, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे धीरे धीरे, जो पुअर है वो अल्टीमेटली पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है जो है ना ये सप्लीमेंट्री नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म की तरह रखा कि हम डायरेक्ट फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमको डायरेक्ट पॉवर्टी हटाना है, मेरा टारगेट रहेगा कि हमको ओवरऑल
पूरा डेवलप कर देना है ताकि पॉवर्टी भी गायब हो जाए धीरे धीरे। ये था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ऐसा कुछ हम लाए नहीं थे, सबसे पहले गवर्नमेंट नहीं लाया था, ठीक है। सो सेकंड फेज में क्या हुआ कि फोकस स्कीम आया। अब हम फोकस करके ला रहे हैं। टिकल डाउन इफेक्ट तो नहीं अफेक्ट कर पाया था, ठीक है, नॉट वर्किंग स्पेसिफिक था। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम जो है थर्ड प्लान में आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि क्या क्या आया, तो मिलियन वेल्थ स्कीम आया, फूड फॉर वर्क, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। और फोर्थ प्लान जो है, थर्ड प्लान यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे थर्ड प्लान से कहने का मतलब है ये 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान का जो थर्ड था ना, वो है थर्ड। तो हमारा पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम जो है कब आया, 5 ईयर प्लान के थर्ड प्लान में, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम लाए हम लोग। उसके साथ ही साथ जो है मिलियन वेल्थ स्कीम, फूड फॉर वर्क, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाए। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में हम लोग जो कॉल किए कि गरीबी हटाओ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हम लोग फोकस किए पॉवर्टी एलिवेशन पे। एलिवेशन यहाँ पे लिख दिया, एलिवेशन होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं ठीक कर दूंगी और फिर भेज दूंगी। आप कमेंट करोगे तो बता दूंगी, भेज दूंगी मैं, ठीक है। अब फेज 3 आता है। इसमें इंटीग्रेटेड ऑल राउंड अप्रोच आया। मतलब क्या किया गया कि पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना से देखा गया और हर तरीके के स्कीम्स लाए गए, जैसे कि मनरेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, मिड डे मील स्कीम। हर तरीके का जो है ना, हर एस्पेक्ट को जो है ठीक करने के लिए हर तरीके का हम स्कीम गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है। एनुअल बजट जो है इंक्रीज किया गया। डेवलपमेंटल स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को लाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2030 में। इतना कुछ किया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है पॉवर्टी हटाने के लिए, 3 फेज की को यूज़ किया है। पहले फेज में तो हो गया कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर देंगे। सेकंड फेज में क्या हो गया कि हम फोकस करेंगे, फोकस करके पॉवर्टी से रिलेटेड ही हम सारा कुछ लाएंगे, ठीक है। सेकंड फेज में ये किया गया। थर्ड फेज में क्या किया गया कि एक पॉवर्टी को देखा गया कि बस पॉवर्टी मतलब ये नहीं कि आप कमा नहीं पा रहे हो, आप इकोनॉमिक टर्म में गरीब हो, ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखा गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ग्रामीण आवास योजना, इसमें क्या हो गया, इसमें हाउस हो गया, है ना। मिड डे मील से क्या हो गया, यहाँ पे एजुकेशन भी हो गया प्लस न्यूट्रिएंट्स भी मिल गया, है ना। उसके बाद देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन से क्या हुआ, इससे एजुकेशन मिल गया, है ना। लाइवलीहुड मिशन से, स्किल डेवलपमेंट से क्या हो गया, हमको स्किल मिल गया, ठीक है। तो हर तरीके की चीज़ से जो है ना, और देखो यहाँ पे जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हुआ ही, ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़क बनेगा, ठीक है, तो उससे कौन बनाएगा, वो लोग जो वर्कर्स है वो लोग आएंगे, तो उनका क्या होगा, उनका रोजगार कुछ बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है फेज 3 में मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना को यूज़ किया गया और बहुत अच्छे से कोशिश किया गया। लेकिन हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉवर्टी है इंडिया में। क्रिटिसिज्म देखा जाए तो क्या है कि ये इसको इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, ये सब जो फेज़ आया था गवर्नमेंट का, ये क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्रिएटेड डिपेंडेंसी कल्चर इन इंडियन पुअर को ऐसा बना दिया गया है कि स्कीम लाएंगे तभी वो लोग ठीक होंगे, नहीं होगा। मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंसी जो है डिपेंडेंसी जो है दिखा दिया गया है इंडियन पुअर के ऊपर, ठीक है। और ये डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी फिगर जो है, मतलब ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है कि पॉवर्टी फिगर डिक्लाइन हो गया है। स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है इंडिया में। और एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे क्या गया है, क्या है यहाँ पे कि डिलिबरेटली वांट टू पुअर रिमेन पुअर फॉर द वोट बैंक। मतलब एक्यूज़ किया गया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट डिलिबरेटली चाहता है कि पुअर ही रहे ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो चलते रहे। राजीव गांधी क्या कहते हैं, उनका कहना है, ये स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे तो चलेगा कि फॉर एवरी रुपी, ठीक है, अगर हम हर 1 रुपया स्पेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन, ओनली 17 पैसे रीच टू द पुअर। मतलब डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि करप्शन है, ठीक है। ये यहीं पे ये कहा जा रहा है कि करप्शन है। तो मतलब 1 रुपया अगर हम खर्च करें एक गरीब के ऊपर, तो गरीब के पास कितना पैसे जा रहे हैं, ओनली 17 पैसे, बस इतने जा रहे हैं।
तो ये राजीव गांधी का जो है कहना वो आप लिख सकते हो। और वे फॉरवर्ड कैसे पॉवर्टी कम ठीक कर सकते हैं, तो ये बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मतलब लिखा है तो और भी एक्स्ट्रा देखो तो क्या लिखा है। तो वे फॉरवर्ड में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो, डायरेक्ट जो गरीब है उनके अकाउंट में डालो भाई, बीच में बिचौलिया मत रखो, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लाओ, ठीक है। फोकस करो हेल्थ पे, स्किल बेस्ड प्रोग्राम लाओ जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर हंग्री स्टोमक बट ऑल्सो फॉर एड्रेसिंग लार्ज इशू ह्यूमन, मतलब बस पेट नहीं भरो भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी करो ओवरऑल, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज में देखा जाए तो क्या है, इंट्रो में देखो क्या लिखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इंट्रो में देखो फिर क्या लिखा है फिर भी, तो इसमें इंट्रो में लिखना है कि इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी यहाँ पे लिख दिया है, फूड सिक्योरिटी मतलब प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है फूड सिक्योरिटी लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखें तो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग किए हैं एंड इनकम ऑफ फार्मर, ये कब आया है 1960 और 70s में, ठीक है। गिवन बाय डॉक्टर विलियम गॉड जो है ये लेके आए थे, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड हुआ था बाय द सक्सेस ऑफ क्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उसके बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ठीक है। उसके बाद टारगेट किया था मेनली राइस ग्रोइंग एरियाज को। बेनिफिट किसको किसको मिला है, रिचुअल बेस्ड एग्रीकल्चर, बेनिफिट क्या क्या मिला है मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ है कि रिचुअल बेस्ड एग्रीकल्चर था उसको मॉडर्न सेकुलर और प्रॉफिटेबल बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ही है, सेल्फ सफिशिएंसी फूड सिक्योरिटी तो मिला ही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ है, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड राइस डबल हो गया है। जैसे कि पहले यहाँ पे आप डेटा लिखोगे कि पहले जो है 850 kg पर हेक्टर था 1950s में, अब कितना हो गया 2500 kg पर हेक्टर हो गया 2010 में। राइस का क्या है भाई, तो 2 टन पर हेक्टर था 1950s में, अब कितना हो गया 6 टन पर हेक्टर हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस भी हो गया है इंडिया क्या है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो दिया ही है। और फिर जो फ्लो ऑफ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आया है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है। उसके बाद लैंड सेविंग जो है हो रहा है साथ ही साथ। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो हम लोग देखते हैं, पॉइंट में बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले तो अनइक्वल बेनिफिट टू फार्मर मिला है, ठीक है। ये ज़्यादातर बेनिफिट किसको मिला है, जो लार्ज फार्मर्स हैं, है ना, या फिर मीडियम फार्मर्स हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला है उतना, ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले ही स्मॉल थे, तो वो लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है इतना हाई ये सब जो है ना बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं, ठीक है। पीजेंट लोग तो बेनिफिट उठा ही नहीं पाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट्स कल्टिवेटर्स एंड राइज इन एग्रीकल्चर लेबर हो गया है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उन लोग को फ़ायदा नहीं मिला, उन लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रहे थे, मतलब बहुत लॉस में जा रहे थे। तो वो लोग क्या किए कि छोड़ो हटाओ, हम लोग जो है जाते हैं जो बिग फार्मर्स हैं उन्हीं के अंदर एज अ लेबर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एज अ लेबर वो लोग काम कर रहे थे, इससे क्या हुआ, लैंडलेस लेबर का जो है और फिर टेनेंट्स का जो है नंबर बढ़ गया, है ना। तो क्या हुआ कि इससे जो है हमको देखने को मिलता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, टेनेंट्स कल्टिवेटर्स एंड राइज इन एग्रीकल्चर लेबर हुआ, ठीक है। लैंड होल्डर जो है देखें कि ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी फ़ायदा है, तो वो लोग बोले कि जो लैंड दिए हुए थे टेनेंट्स लोग को कि वो लोग जो है ना कल्टीवेट करेगा, ठीक है। कुछ लैंड ओनर्स ये किए, तो वो लोग बोले कि लाओ लाओ भाई हमारा लैंड वापस करो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी प्रॉफिट में है, और बोले कि हम डायरेक्टली कल्टीवेट करेंगे और सारा प्रॉफिट खुद लेंगे। तो उसकी वजह से टेनेंट्स लोग को भी प्रॉब्लम आया, ठीक है। इसकी वजह से रिच फार्मर्स रिच हो गए और जो है पुअर फार्मर तो और भाई पुअर हो गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। माइग्रेशन जो है कैसे, तो मेल लेबर जो है ना वो माइग्रेट किए, ठीक है, मेल लेबर माइग्रेट किए, ताकि जो उन लोग अगर मान लो रूरल एरिया में बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो लोग का ही चल रहा है, तो जो लैंडलेस लोग हैं या लेबर लोग हैं तो उन लोग को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो लोग माइग्रेट किए, अलग अलग जगह गए, सोचिए कि एज अ लेबर हम अलग अलग जगह पे जाएंगे और काम करेंगे। उससे क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो है वो वुमेन और चिल्ड्रन का काफ़ी ख़राब हो गया, ठीक है। जैसे आप रूरल एरिया में देखोगे तो ज़्यादातर औरत लोग रहती हैं, और जो आदमी लोग हैं वो लोग क्या है, बाहर माइग्रेट करके गए हैं कमाने के लिए और घर पैसा बेचने के लिए। माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन देखा जाए तो क्या हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है कास्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है।
ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि जजमानी सिस्टम, तो कितनी बार आप इस बुक में पढ़ चुके होंगे, तो जजमानी सिस्टम तो चला ही गया है, ठीक। और सर्विस कास्ट ग्रुप जो है ना, ये तो ख़त्म ही हो गया, सर्विस कास्ट ग्रुप, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, जैसे सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे कि मान लो किसी को बोला जाता है ना कि धान को उठा के वहाँ रख दो, वो रख दो, इस तरीके से, तो वो सब भी कम हो गया है। उसके बाद क्या हुआ है नेक्स्ट, द राइज ऑफ न्यू क्लासेस और इंटरेस्ट ग्रुप भी बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर अब जो है एक इस तरीके से नहीं रह गया है कि विलेज इकोनॉमी में जो है बस खाने पीने के लिए काम आएगा, वो अलग तरीके से अब एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। पीजेंट एंड फार्मर एसोसिएशन फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद पॉल ब्रास क्या कहते हैं कि ये लिंक किए हैं इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एफ्लुएंट फार्मर क्लास टू द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब पॉल ब्रास कहते हैं कि जो है जो एफ्लुएंट फार्मर जो इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन इतना इंक्रीज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। सत्यदेव क्या कहते हैं कि सीड कॉरपोरेशन इन हरियाणा इंक्रीजिंग सीड कॉरपोरेशन इन हरियाणा कम्प्लीटली हाईजैक्ड बाय डोमिनेंट फार्मर। तो सीड कॉरपोरेशन जो हरियाणा में है वो कम्प्लीटली किसके हाथ में? डोमिनेंट फार्मर्स के हाथ में है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि डोमिनेंट फार्मर्स को ज़्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है कि चेंज इन क्रॉपिंग एंड एग्रीकल्चर पैटर्न देखा जाए तो ड्राई टू वेट कल्टीवेशन हो गया है, इंक्रीज हो गया कमर्शलाइजेशन। अब पहले तो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही सिर्फ यूज़ करते थे, लेकिन अब कमर्शलाइजेशन यानी कि बाहर बेचने के लिए भी हम लोग एग्रीकल्चर व एक्टिविटी कर रहे हैं। मल्टी टू मोनो क्रॉप रिजाइम हो गया है। पहले हम लोग मल्टी क्रॉप उगाते थे, है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं, क्योंकि उसी में ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। तो मोस्टली तो लोग राइस एंड वीट उगा रहे हैं, ठीक है, उसी में फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद रीजनल इनइक्वलिटीज़ तो पता ही, वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है। इतना सारा जो पॉइंट ऊपर में बताया उन सब से रीजनल इक्वलिटीज़ ज़्यादा दिख ही रहा है। फिर क्या है? कन्फ्लिक्ट एंड एग्रेरियन अनरेस्ट तो हो ही गया है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है इंडिजीनियस नॉलेज था जो एग्रीकल्चर का, वो ख़त्म हो गया है, और साथ ही साथ जो है ट्रेडिशनल नॉलेज तो ख़त्म हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी ख़त्म हो गया है। फिर जेंडर इम्बैलेंस भी हो गया है। इसमें आशीष बोस क्या कहते हैं? प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड ज़्यादा हो गया है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज अटैचमेंट विद द लैंड। मतलब जो लैंड की वजह, लैंड से जो अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं कि भाई हमारा बेटा ही होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर वो लैंड उसका होगा, और फिर बेटा होगा तो फिर उस पर वो उगाएगा, कमाएगा, और फिर जो अपने बूढ़े माँ बाप को उनको खिलाएगा। फिर निवेदिता मेनन क्या कहती हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है गिवन वे टू फेमिनाइजेशन ऑफ पोवर्टी एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ पैट्रियार्की एंड वाइडनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इनका डायरेक्ट कहना था ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि पोवर्टी जो है ज़्यादातर फेमिनाइज हो गया, मतलब ज़्यादातर औरत लोग पोवर्टी में है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है? पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है कि डेमोग्राफिक डिवाइड यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो भी ज़्यादा डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये कहा है किसने? निवेदिता मेनन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो गया है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर का मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है पहले कैसा था? पहले वो लोग जो है ज़्यादा रिस्की चीज़ जो है वो सब यूज़ नहीं करते थे, है ना, ज़्यादा ये वो इनपुट्स अलग अलग तरीके नहीं यूज़ करते। लेकिन अब जो वो पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, अब थोड़ा एडवांस हो गया है। फिर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या बना है? तो डॉक्टर रेस टिराडो कहते हैं, इनका स्टडी किया था 50 विलेज में इन मुख्तार, ठीक है। तो उसमें इनको मुख्तसर 50 विलेज इन मुख्तसर भटिंडा एंड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में इन्होंने कहा था। तो इसमें रिवील करते हैं कि केमिकल रेडिएशन एंड बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा पंजाब में रैम्पेंट है कि पंजाब में जो है ना कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। पंजाब को तो कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। फिर वंदना शिवा इन हर 2013 आर्टिकल कहते हैं सीड्स ऑफ सोसाइटी, जो आर्टिकल का नाम था, याद रखना। तो उसमें वंदना शिवा क्या कहती हैं कि इन द एशियन एज, वंदना शिवा क्या कहती हैं? इन द एशियन एज also ruled the fact that the first green revolution initiated a process of second green revolution which was driven by multinational and private interest. It made agriculture a costly and unsustainable affair in the poor country like India. तो मतलब इनका डायरेक्ट यही कहना था कि सॉरी, तो इनका डायरेक्ट ये कहना था
कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे रोशन लिख दिया गया है। द एशियन एज ऑल्सो रूल दैट फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे गेम रोशन कहाँ से आ गया भाई, इसको हटाया जाए। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, प्रोसेस ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब दूसरा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है। क्यों आया है, तो मल्टीनेशनल और प्राइवेट इंटरेस्ट की वजह से हुआ आया है सेकंड। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, एग्रीकल्चर कॉस्टली और अनसस्टेनेबल हो गया है इंडिया में। हनुमंत राव एंड वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट शो करता है कि देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट हुआ है फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन में, जिसकी वजह से लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अराउंड 5 to 10 मिलियन एडिशनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ाया है। ये किसने कहा, हनुमंत राव वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, रिड्यूस किया डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन फॉरेन प्रोग्राम्स लाइक PL480 ऑफ USA। PL480 प्रोग्राम आपको पता ही होगा, जिसमें हम लोग जो है फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा पुअर हो गए थे, जिस वजह से हम लोग को USA से हेल्प लेना पड़ा था। उसका जो प्रोग्राम था, उसका प्लान का नाम था PL480। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या लाया है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। गवर्नमेंट प्रोग्राम लाई है जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। ठीक है, मोर इंक्लूसिव हो एग्रीकल्चर। फिर लॉन्च की है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया टू एड्रेस कंस्ट्रेंट लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, फोकस की है, फोकस एरिया क्या है, अल्टरनेटिवली रेवोल्यूशन। ठीक है, कि फोकस एरिया है कि हम बस ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस ना करें, हम कोई अल्टरनेट रेवोल्यूशन पे भी फोकस करें, जैसे कि यहाँ पे दिया ना वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। फिर क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉपिंग हैदराबाद वर्क कर रही है कि डेवलप करे क्लब हार्डी क्रॉप्स वेयर जो है वाटर जो है डिप्लीट करें, मतलब ऐसा क्रॉप डेवलप किया जाए जहाँ पे कम पानी में भी वो क्रॉप उग जाए। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तो आपको देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर में कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। हम लोग पहले किसी और तरीके से जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब हम लोग किसी और तरीके से मोड ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम लोग इस चैप्टर के इस टॉपिक में जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखा है, अर्लियर जो है ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, जो कि क्या हुआ कि अर्लियर जो है, नेक्स्ट हमारा चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर में मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो हम लोग पहले ट्रेडिशनल थे, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, अब हम लोग न्यू तरीके से कर रहे हैं, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हुआ है। इंट्रो में क्या लिखोगे, अर्लियर ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, और उसमें क्या था कि जजमानी सिस्टम था। जज है, यहाँ पे मनी लिख दिया है तो इसको आप हटाओ, यहाँ पे जजमानी सिस्टम होगा, ये गलत यहाँ पे लिखा है, जजमानी सिस्टम था पहले। ठीक है, कास्ट था, सेमी फ्यूडल सेटअप था बिफोर ब्रिटिश। आफ्टर ब्रिटिश के जाने के बाद क्या हुआ, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आया है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है GDP में वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। देयरफॉर सिचुएशन ऑफ चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है 1970s के बाद जो है डिबेट में आया है। फ्यूडलिज्म एंड पीजेंट्स सोसाइटी में जो है डिसइंटीग्रेटेड था। ठीक है, और साइंटिफिक इन्वेंशन जो है क्या किया है, मेक अ ग्रेजुएशन ऑफ एग्रीकल्चर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या किया वाटर में, मार्केट इकोनॉमी में, एंड लेबर रिलेशन काफ़ी चेंज हुआ है। सोशल रिलेशन से जो है अब जो है कैपिटल रिलेशन जो है हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आया है। क्यों भाई, तो साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या आया है, अब हम लोग ये देखते हैं। तो क्या क्या आया है, जैसे कि लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और एग्रीकल्चर में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है। फिर पेमेंट इन काइंड टू पेमेंट इन कैश हो गया। अभी जो है क्या हो गया, काइंड से क्या हो गया, अब हम लोग कैश पे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लेबर जो है ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद लूजिंग ट्रेडिशनल बॉन्ड, जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल तरीके से जो था
ट्रेडिशनल बॉन्ड और हेरिडेटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर और लैंड ओनर, ठीक है। और राइज हो गया है ऑफ फ्री वेज लेबरर, फ्री वेज लेबरर जो है अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब फ्री में काम किया चल दिया, ठीक है। और जो रिलेशनशिप पहले था बिटवीन फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स वो जो है चेंज हो गया है, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर कंजप्शन टू प्रोडक्शन फॉर मार्केट हो गया है। पहले सिर्फ खुद के कंजप्शन के लिए ही हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट में जो है बेचने के लिए, मतलब बेसिकली कमर्शलाइजेशन हो गया है, ठीक है। रूरल एरिया, यहाँ पे RURAL होगा, ठीक है। रूरल एरिया में क्या हुआ है, इंटीग्रेटेड विथ रूरल एरिया इंटीग्रेट हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमी से, ठीक है। अब रूरल एरिया इंटरनेशनल इकोनॉमी से भी जो है मिल गया है। उसके बाद क्या है, आई एम स्प्रेड, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन हुआ है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है हमारा, तो नेक्स्ट है कि अब प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज जो है रूरल RAL होगा, ठीक है, रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोडक्शन में, ये सब भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद PC जोशी क्या कहते हैं, PC जोशी का क्या कहना है, PC जोशी कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है कैसा है, इसको पहले तो फ्यूडलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है फ्रॉम फ्यूडलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें। और इनका कहना है कि एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में था। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म इन मेनी एरियाज, बट एग्रीकल्चर को अनटच रहने दिया, उसको ज़्यादा टच नहीं किया। तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल भी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में था और अभी भी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि साथ ही साथ फर्दर लिंकेज है बिटवीन लैंड एंड कास्ट, ठीक है, वेर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लैंड और कास्ट का जो लिंकेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोग के पास ज़्यादा जो है लैंड था। साथ ही साथ अब AR देसाई का देखा जाए तो उनका भी सिमिलर व्यूज़ है। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है की वजह से कब आया है, तो कॉलोनियल टाइम की वजह से आया है, ठीक है। ये किसका कहना है, AR देसाई जी का कहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डैनियल थॉर्नर क्या कहते हैं, डैनियल थॉर्नर कहते हैं कि ये जो एवब जो PC जोशी AR देसाई कहते हैं, इसको सरासर वो रिजेक्ट करते हैं। और ये कंडक्ट किए थे 250 विलेज में ओवर 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, स्टडी किए थे, कंडक्ट इन 250 ईयर ओवर 10 ईयर। इसमें कहा गया है कि ओवर 10 ईयर लैंड रिफॉर्म पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब, रूरल RAL होगा फिर से, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय or not using modern means of production are not making investment in agriculture and land led to capitalist mode। मतलब बेसिकली इनका कहना है, डैनियल टर्नर का जो है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सामने में आ गया है, ठीक है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। इनका कहना है कि जो ये अपना 250 विलेज का स्टडी किए थे और उसमें इंडिकेट किया जाता है कि लैंड रिफॉर्म जो इम्प्लीमेंट किया गया है ना, उसके बाद क्या हुआ है, और जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किया जो है किसमें, तो पार्टिसिपेट किया गवर्नमेंट जॉब, रूरल एग्रीकल्चरलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, ये सब जो पार्टिसिपेट किया है हमारा किसमें, तो रूरल प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन में, या रूरल एरिया में, या एग्रीकल्चर एरिया में जो कौन पार्टिसिपेट किया है, उससे क्या हुआ है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सामने आया है। और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड लैंड जो है देखने को मिला है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और इन एग्रीकल्चर एंड लैंड हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं और अच्छे से लिख के दे दूँगी आपको। और फिर क्या है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का क्या कहना है कि ये टर्म के सच एग्रीकल्चरिस्ट कैपिटलिस्ट जो है एज अ बुलक कैपिटलिस्ट इन देयर इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, मतलब जो इन लोग का है ना, इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी 1987, इसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट क्या है, तो वो बुलक कैपिटलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल कर दोगे तो हो गया, एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट को कैसे समझे, तो बुलक कैपिटलिस्ट की तरह, ठीक है। उत्सव पटनायक क्या कहती हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर जो कैपिटलाइज हुआ है, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन्स वगैरह लगा है ना, और उसमें जो
कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल वो होता है जैसे कि हमारा जो एसेट्स वगैरह, जैसे कि मशीन लग गया, ठीक है, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर है, ये है वो है, ज़्यादा पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगा, है ना, ये सब जो बड़ा बड़ा चीज़ जो हो रहा है एग्रीकल्चर में, उसको कहेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा किसका कह रहा है, उत्साह पटनायक का। लार्जली डिपेंड्स करता है अपॉन द साइज ऑफ लैंड, लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा लैंड होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होगा, जितना छोटा होगा उतना लोग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। होल्डिंग इंटेंसिटी क्या है, ऑफ द यूज़ ऑफ हायर लेबर, और नेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द लैंड, नेट प्रोटेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, प्रोडक्शन होगा, और नेट प्रोडक्शन क्या है लैंड से, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे जो है हमारा क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। कैथलीन गो क्या करती हैं, इनका स्टडी था ऑफ कुंभा पीटी इन तमिलनाडु, ठीक है, तो उसमें कैटलिन को कहती हैं, फाउंड की हैं कि यहाँ साउंड नहीं होगा, फाउंड की हैं कि इंक्रीज इन बिग बोर्गेज, ठीक है, इंक्रीज हुआ है क्या, तो बिग बोर्गेज रिच फार्मर ज़्यादा बढ़ गए, और पिटी बोर्गेज फार्मर सेमी। कैटलिन गो का क्या कहना है, ये स्टडी की थी, स्टडी ऑफ कुंभा पेटी इन तमिलनाडु, फाउंड यहाँ पे हो गया FOUND, ठीक है, तो फाउंड की थी कि इंक्रीज हुआ है इन बिट बोर्गेज रिच फार्मर, पिटी बोर्गेज फार्मर, ठीक है, सेमी प्रोलेटेरियन एंड प्योर प्रोलेटेरियन, ठीक है, एल्स कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया जो है, साथ ही साथ जो है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में जो है ज़्यादा फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, एल्स नहीं होगा, यहाँ पे हेंस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, गेल ओमवेट यहाँ क्या कहना है कि इन केस ऑफ इंडिया मल्टीपल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है पंजाब और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, यूपी में, हरियाणा में, सेमी कैपिटलिस्ट हम लोग को गुजरात में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, और सेमी फ्यूडल हम लोग को उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, और ऑलमोस्ट फ्यूडल हम लोग को मिलेगा बिहार में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है स्टिल डिपेंडेंट है, देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में इंडिया में। ट्रेडिशनल सोशल रिलेशन जो स्टिल एग्जिस्ट करता है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टिल किया जाता है इंडिया में, और अकॉर्डिंग रूटेन इनका क्या कहना है, एग्रीकल्चर रिच रीजन फार्मर्स जो है बिलोंग करते हैं डोमिनेंट कास्ट से, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं वही लोग रिच फार्मर्स हैं, और वही लोग रिच रीजन में रहते हैं। उनका प्रॉफिट फ्रॉम एग्री टू अदर टाइप ऑफ बिजनेस वेंचर भी देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में तो उन लोगों का प्रॉफिट हो ही रहा है, साथ ही साथ अदर भी उन लोग का जो है बेनिफिट देखने को मिलता है। रिजल्ट करता है इनटू न्यू रीजनल इलाइट देखने को मिल रहा है अभी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर में। इसमें हम लोग को जानने को मिला कि कैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है आ गया है। कैपिटलिस्ट मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें हम लोग मशीन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, लेबर्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, तो मशीन से जो है का हम लोग कैसे यूज़ करने लगे, टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे यूज़ करने लगे, वो हम लोग को जानने को मिला। और पहले के टाइम पे लेबर इंटेंसिव था, ठीक है, लेबर इंटेंसिव था हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, प्रोडक्शन है। और लेकिन फिर भी अभी भी देखने को मिलता है किसी किसी पार्ट में जो हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है। और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि वहाँ पे मशीन्स वगैरह को यूज़ नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे किसको यूज़ किया जा रहा है, ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग देखने को मिला कि कैसे ह्यूमन लेबर से जो है हम लोग मशीन्स के ऊपर आ गए, यानी कि हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है कैसे चेंज हुआ, इस टॉपिक में हम लोग को जानने को मिला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बॉन्डेज एंड माइग्रेशन। तो रूरल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो दो प्रॉब्लम है, बॉन्डेज और माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, तो लैंडलेस क्लास देखने को आपको मिलता है, ठीक है, पहले था। उसके बाद क्या है कि वर्क करते थे वो लोग जजमानी सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद बर्डन ऑफ कास्ट एंड क्लास देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि रूरल लेबर अंडर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में है और अर्बन लेबर मनी और मार्केट इकोनॉमी में फंसे हुए हैं। जैन बर्मन क्या कहते हैं, इन हिज पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन चेंजिंग एग्रीरियन रिलेशन इन साउथ गुजरात 1985, ठीक है। इसमें जैन बर्मन क्या कहते हैं, ये शो करते हैं कि लैंडलेस वर्कर डू नॉट हैव एनी राइट्स, उन लोग पास कोई राइट ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस दे आर यूजली नॉट पेड द मिनिमम वेज, उन लोग को मिनिमम वेज भी नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके पास कोई राइट ही नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डेड लेबर, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, इंट्रो में सबसे पहले देखा जाए तो बॉन्डेड लेबर को अभी के टाइम में देखा जाए तो ये मॉडर्न स्लेवरी है, ठीक है। इसको स्लेवरी पहले कहा जाता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या है, मॉडर्न डे में इसको स्लेवरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल कमीशन ऑन लेबर डिफाइन करता है बॉन्डेड लेबर को कि लेबर विच रिमेन इन बॉन्डेज फॉर द डेट इनकर्ड, उनको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। मतलब आप जो उधारी लिए वो वापस नहीं कर पाए तो वो हो गया आपका डेट, और उस डेट को जो है, जो आपका इनकर्ड हुआ डेट, ठीक है, उसके लिए जो आप काम कर रहे हो तो वो हो गया आप बॉन्डेड लेबर। डिफरेंट नेम और इन डिफरेंट प्लेसेस देखने को मिलता है। सगरी इन राजस्थान बोला जाता है, वेटी इन क्या देखेगा, बांग्लादेश में, बांग्लादेश का वेटी इन आपको देखने को मिलता है वेटी इन बघेला इन आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बंधुआ मजदूरी आपको नॉर्थ इंडिया में सोरकिया, कमिया, रमशिया एंड नौरी इन बिहार में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ठीक है। हाली एंड हल पट्टी सिस्टम जो आपको मिलता है गुजरात में, फीता कर्नाटका में। इस तरीके से जो है इस डिफरेंट नेम बताया गया बॉन्डेड लेबर का। रीज़न फॉर एग्रीकल्चर लेबर इंक्लूडिंग SC and ST, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर आखिर है क्यों, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, और साथ ही साथ SC और ST क्यों ज़्यादा है बॉन्डेड लेबर में, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न तो कास्ट सिस्टम, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कास्ट सिस्टम की वजह से बॉन्डेड लेबर देखने को मिल रहा है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोग को, वो लोग पहले से फंसे चले आ रहे हैं और वो लोग बॉन्डेड लेबर में फंसे हुए हैं, तो आज तक फंसे चले आ रहे हैं, ठीक है। और हाई कास्ट वाले यूजली नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड रिलीजियस कस्टम, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है ऑन अकाउंट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस कस्टम की वजह से, जैसे कि बर्थ, मैरिज, डेथ, ठीक है। तो जो उन सब में, जैसे बर्थ हुआ किसी का तो उस पर एक्सपेंडिचर हुआ, मैरिज हुआ एक्सपेंडिचर हुआ। बेस्ट एग्जांपल है मैरिज, ठीक है। तो मैरिज में जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए क्या करते हैं लोग, जो है ना, उधारी मांगते हैं मैरिज के लिए, ठीक है, कि शादी करना है पैसा दीजिए, और उधारी को जो है ना, शादी वादी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वापस नहीं कर पाते, तो लास्ट में क्या होता है, बॉन्डेड लेबर में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सोशल एंड रिलीजियस कस्टम का एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से लोग बॉन्डेड लेबर में आ जाते हैं। फिर मॉर्टगेज ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड को जो है मॉर्टेज कर दिए, ठीक है, किसके द्वारा, तो बाय नीडी टेनेंट फार्मर्स, ठीक है। और पॉवर्टी तो है ही, जिसकी वजह से बॉन्डेड लेबर आपको देखने को मिलता है। डिग्री ऑफ बॉन्डेज लेबर जो है वैरी करता है, क्लासीफाई किया गया है एज एक्सट्रीमली अटैच एंड पार्सली अटैच बाय बुरहान एंड रुद्रा, ठीक है। ये दोनों क्या बताए हैं कि कुछ बॉन्डेड लेबर एक्सट्रीमली अटैच है, कुछ पार्सली अटैच है, ठीक है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया है ताकि बॉन्डेड लेबर को कम किया जा सके, तो आर्टिकल 23 आपको देखने को मिलेगा। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976 मिलेगा। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है स्यू मोटो करता है खुद से, ठीक है, NHRC। उसके बाद क्या है कि NHRC जो है खुद से स्यू मोटो करता है, NHRC आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन स्वामी अग्निवेश लेड बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, ये जो हुआ था केस, वो आप लिख दोगे तो उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है। इंदिरा आवास योजना लाया गया है, ठीक है। उसके बाद NGO जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन बाय डॉक्टर सत्यार्थी जो है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में, वो है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ। तो इस तरीके से आप देख लोगे तो बॉन्डेड लेबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर, ठीक है। माइग्रेशन मतलब आपको पता ही होगा क्या, एक जगह से जो है दूसरे जगह जाना, ठीक है, वो क्या माइग्रेशन। अब क्यों जाते हैं हम लोग इसमें, इस चैप्टर में यही सब जानने का कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पता ही है कि रिपोर्ट आप लिख दोगे, एज पर रिपोर्ट माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 में बेस्ड ऑन पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 रिलीज़ किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ये सब। तो क्या पता चलता है इससे कि टोटल माइग्रेशन रेट इन इंडिया कितना है, 28.9% एंड रूरल 28.9% है, और रूरल एरिया में तो 26.5% है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है माइग्रेशन से क्या क्या आता है, जो बुक में लिखा है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो स्लम्स इन अर्बन एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सेक्स रेशियो ख़राब हो जाता है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हो जाता है, ठीक है। मतलब जब सब मर्द लोग चले जा रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को कौन देखेगी, ये लड़कियाँ देखेंगी, औरतें देखेंगी, है ना। उसके बाद माइग्रेटेड वर्कर्स जो फेल करते हैं टू गेट सोशल
सोशल सिक्योरिटी, दूसरी जगह पे जो माइग्रेटेड वर्कर जा रहे हैं उन लोग को सोशल सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाता है ना, रहने खाने जीने उन्हें का ये सब नहीं मिल पाता अच्छे से। इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन इंक्रीज़ हो रहा है, इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन है ना इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट टू द वर्कर इन न्यू प्लेस देखने को मिलता है। और फिर हाउसिंग एंड सैनिटेशन इशू तो वर्कर्स को मिलता ही है, हाउसिंग नहीं मिल पाता है, सैनिटेशन इशू तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, काउजेज़ क्या है भाई माइग्रेशन का, क्यों लोग माइग्रेट कर रहे हैं? सबसे पहला काउज है पॉवर्टी, दूसरा काउज है अर्बनाइजेशन। अर्बन एरिया में इतना मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है कि लोग जो है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ लेबर इन अर्बन एरिया। उसके बाद गुड सैलरी, बेटर जॉब ETC की वजह से। मैरिज जो है अबाउट 49.35% जो है माइग्रेटेड आफ्टर मैरिज की वजह से भी हो रहा है, मतलब कि मैरिज हुआ तो लड़की जो है माइग्रेट कर गई। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। अबाउट 49.35% लोग माइग्रेट करते हैं आफ्टर मैरिज, जो है इन 2011 ये रिपोर्ट आया था। एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में डेटा दिया हुआ है कि 10.22% लोग जो 2011 में एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट किए थे। एजुकेशन में देखा जाए तो 1.77% जो है 2011 में के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है लोग माइग्रेट किए थे। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, इंटर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है की वजह से कर रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड असम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो है बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो पुश फैक्टर क्या है जिसकी वजह से माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब पुश फैक्टर मतलब जैसे पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो पुश फैक्टर क्या है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहला है पोवर्टी। ठीक है, पोवर्टी जो है लोगों को जाने से मजबूर कर रहा है, पुश कर रहा है। फिर लैक ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी पुश कर रहा है कि लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे प्लेस पे। अंडर डेवलपमेंट है, इस वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पुश फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सेट्रा विथ ऑल बैड थिंग्स, मतलब जो भी बुरा चीज़ है इस वजह से लोग ना माइग्रेट कर रहे हैं। अब पुल फैक्टर क्या है, मतलब कि अर्बन एरिया में क्या है ऐसा कि लोग चले आ रहे हैं अर्बन एरिया में, या फिर कहीं भी जो है माइग्रेट करके क्यों उसी जगह पे जा रहे हैं। उसका वजह है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हायर वेजेस के लिए जा रहे हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए जा रहे हैं, और गुड थिंग्स मतलब अच्छी चीज़ के लिए ही ना जाएंगे भाई। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये नेट से मैंने निकाला है। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि डाल देती हूँ। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि रिसोर्स प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग चले आए तो वहाँ पे रिसोर्स जो है कंस्ट्रेंट हो जाएगा ना, रिसोर्स तो लिमिटेड है। ठीक है, पॉपुलेशन रेशियो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, हेवी प्रेशर ऑन रिसोर्स देखने को मिलेगा, सैनिटेशन प्रॉब्लम और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, और फिर जो है नैरो थॉट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर एक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर हमको देखने को मिलता है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी लोग माइग्रेट किए हैं, क्यों किए हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है प्रमोट किया है रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी, ऐसा नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ रूरल से अर्बन ही लोग गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट इज़ टर्म एट फुट लूज लेबर बाय जैन बर्मन। जैन बर्मन जो है ना, इन लोग को फुट लूज लेबर कहते हैं। ठीक है, फुट लूज लेबर मतलब कि जो कभी बुलाए काम कर दें, तो ये टर्म जो है किसने दिया, जैन बर्मन ने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट की वेल्दी फार्मर जो एम्प्लॉय करते हैं माइग्रेंट वर्कर को, क्यों, क्योंकि वो ईजी है एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे जो लेबर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। तो पहले तो हो गया कि रूरल भी माइग्रेट करते हैं ताकि लेबर लोग को जो है कुछ काम मिले। फिर जैन बर्मन उन लोग को फुट लूज लेबर कहें, ये हो गया। वेल्दी फार्मर एम्प्लॉय करते हैं माइग्रेंट वर्कर को, क्यों, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करना आसान है ना, दूसरी जगह से आए हैं, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी वेजेस दे देंगे। लैक बैंक अकाउंट करते हैं। ठीक है, जो भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। माइग्रेंट वर्कर जो है फेस करते हैं लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम भी। ठीक है, एग्जाम्पल इफ जॉब इन हरियाणा स्टील टाइप, स्टीरियो टाइप यहाँ होगा, स्टीरियो टाइप। ठीक है, एस बिहारी पुरवैया। ठीक है, तो जो लोग हरियाणा में जैसे काम कर रहे हैं तो उन लोगों को बिहारी पुरवैया इस नाम से कहा जाता है। यहाँ पे कॉमा होगा, बिहारी या फिर पुरवैया लोग हैं ये लोग, इस तरीके से, अरे तू तो बिहारी है, इस तरीके से जो बोला जाता है, तो वो है यहाँ पे। मैं इसको सही कर दूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा यहाँ पे कि जो लोग हरियाणा में काम कर रहे हैं उन लोग को स्टीरियो टाइप जो है किया जाता है कि वो लोग बिहारी हैं, पुरवैया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया है ताकि ये जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है वो कम किया जाए। तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जैसे कि NREP, JRY एंड ये सब लाया गया है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये
एंटी पॉवर्टी तो पीछे आप पढ़ चुके हो, ठीक है, वो सब लाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया, मनरेगा लाया गया। और उसके बाद क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लाया गया, आम आदमी बीमा योजना लाया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, मिनिमम वेज एक्ट लाया गया, लैंड रिफॉर्म लाया गया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये लाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, पूरी चैप्टर 20 यहाँ पे होता है हमारा। चैप्टर 20 जो था रूरल एंड एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यहाँ पे होता है हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, इस बुक के पूरे चैप्टर का वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो कि हाँ मुझे चाहिए, मैं सारा का सारा वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बुक का सारा चैप्टर बना लिया है। अब आप जो है कोशिश करो कि आप क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करो। बुक के पीछे में दिया हुआ है चैप्टर क्लास में क्वेश्चन आंसर, उसको बनाने का कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।